हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके, उसमें हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से। हम कर रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 3 इंडियन काउंसिल एक्ट से, एक था 1861 का, सेकेंड वन इज़ 1892 एंड थर्ड वन इज़ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें कुछ ऑफिशियल मेंबर हुआ करते थे, कुछ थे नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे इंडियन काउंसिल एक्ट के, दे वर नॉमिनेटेड बाय द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, उनको नॉमिनेट कौन करता था? ठीक है, नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स आते थे उनको कोई ना कोई नॉमिनेट तो करता होगा ना, तो वो कौन नॉमिनेट करता था? वो थे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, वो दोनों मिलके मेंबर्स को नॉमिनेट करके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजते थे। ठीक है, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके जो मेंबर्स थे दे वर नॉमिनेटेड बाय सर्टेन लोकल बॉडीज। ठीक है, ये हम सेंटर की बात कर रहे थे, वह यहाँ पे ऊपर नीचे हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब हम प्रोविंसेस की बात कर रहे थे। ठीक है, जो प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको कौन नॉमिनेट करता था? लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज कौन सी हो गई? जैसे कि यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, जमींदार। ठीक है, ये सारे मिलकर उनको नॉमिनेट करते थे। ठीक है, अब इस टाइम पे काउंसिल के पास पावर आ गई थी कि वो बजट को डिस्कस कर सकती है काउंसिल। ठीक है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी उठा सकती है, एग्जीक्यूटिव से पूछ सकती है क्वेश्चंस। ठीक है, बट एग्जीक्यूटिव उसका रिप्लाई करेगी ना करेगी वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट द काउंसिल वो हैव टू पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, बजट को डिस्कस कर सकती है और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री कहीं पढ़ी है कभी थोड़ी बहुत भी, तो उसमें ये काफ़ी फेमस होते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स काफ़ी फेमस है। ठीक है, और एक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1909 में आए थे। ठीक है, ये दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमने। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये वाला काउंसिल एक्ट आया था तो उस टाइम पे जो हमारा इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड मॉर्ले और हमारे वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इन दोनों के नाम से ही इसका नाम बना है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, 1909 में ये रिफॉर्म्स आए थे तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे वो थे 16। ठीक है, 1892 के एक्ट के अंडर यहाँ पे जो मेंबर हुआ करते थे वो थे 16। ठीक है, बट अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये जो नंबर था मेंबर्स का फ्रॉम 16 से इन्होंने 60 कर दिया, एक्सक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिलर। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को छोड़ के इसमें टोटल मेंबर्स अब कितने हुआ करेंगे? 60। ठीक है, पहले कितने हुआ करते थे? 16। ठीक है, 16 और 60 मिलता जुलता सा वर्ड है और इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ाए हैं तो ऑब्वियसली 16 पहले थे और 60 बाद में होंगे। ठीक है, लर्न करना थोड़ा इजी है। अब पहली बार इस एक्ट के अंदर ऐसा हुआ था कि किसी इंडियंस को इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन करवाया था। वाइसराय और एंड गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंडियन ने एंट्री की थी पहली बार इस एक्ट के अंदर। ठीक है, उस इंडियन का नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। ठीक है, एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, जैसे आज की डेट में मिनिस्ट्रीज होती है ना अलग अलग, वैसे ही उस टाइम पे भी था। ठीक है, तो इनको कहाँ पे ज्वाइन करवाया था? एज अ लॉ मेंबर ज्वाइन किया था इन्होंने। ठीक है, It also provided for the separate representation of presidency, corporations, chamber of commerce, university। अब इस टाइम पे इन्होंने इस एक्ट के अंडर इन्होंने एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन लेकर आए थे कि हर कम्युनिटी को अलग से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, लाइक जमींदार्स हो गए, सिख्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, मतलब सबको यहाँ पे अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। हर बंदा होएगा यहाँ पे। ठीक है, सिक्स भी होंगे काउंसिल में, जमींदार्स भी, क्रिश्चियंस भी, एक मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में सारे बंदे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इसके चलते हुए हुआ क्या, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो बढ़ गए। ठीक है, अब हर एक कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो
तो ऑब्वियसली उसके नंबर्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना हमें मेंबर्स का। तो उसके चलते हुए क्या हुआ, जो इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर थे बढ़ गए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। और जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो खत्म हो गई, ऑफिशियल मेंबर कम हो गए, नॉन ऑफिशियल यहाँ पे ज्यादा हो गए, तो बैलेंस नहीं बना प्रोविंसेस में, ठीक है। बट जो सेंटर पे थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, वहां पे भी इन्होंने चलो ठीक है किया था, बट यहाँ पे जो ऑफिशियल मेजोरिटी इन्होंने मेंटेन रखी सेंटर पे, ठीक है। ये प्रोविंसेस में तो इनसे हुआ नहीं बैलेंस, ठीक है, बट जो सेंटर वाला था लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पे ऑफिशियल मेजोरिटी में ही रहे थे, ठीक है। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, अब उसके पास इतनी पावर आ गई कि वो बजट को लेकर कोई भी रेजोल्यूशन मूव कर सकती है काउंसिल में, ठीक है, कोई भी मेंबर काउंसिल का, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट को लेकर अगर उनको लगता है कि कोई भी मैटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेकर ये बजट में कोई भी रेजोल्यूशन लेकर आ सकते थे काउंसिल में, ठीक है। बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस थी, ठीक है। क्या एक्सेप्शंस थी, वो थी कि आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन अफेयर्स और इंडियन स्टेट से रिलेटेड कोई भी मैटर ये लेकर नहीं आ सकते काउंसिल में, ठीक है। ये 3 चीज़ों से रिलेटेड कोई भी मैटर लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई लगता है कि पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है कोई मैटर, तो उसको उसके लिए ये रेजोल्यूशन लेकर आ सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। अब इस एक्ट के अंडर पहली बार सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, ठीक है, किसके लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, ठीक है। अंग्रेजों का तो था ही फंडा कि भाई अलग कर दो इनको, क्योंकि हमारे जो इंडियंस थे वो रिलीजन को लेकर काफ़ी सेंसिटिव थे, तो उस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया। इस एक्ट के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी, ताकि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए, आपस में इनको लड़ा दो, उनका ये फंडा था। तो इस एक्ट के अंदर पहली बार सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के, तो इसलिए इस एक्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं कि कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया इन्होंने, ठीक है, कि एक कम्युनिटी मतलब मुस्लिम्स अलग से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते काउंसिल में, ये बात इन्होंने लीगलाइज कर दी इस एक्ट के अंडर, ठीक है। अब ये एक्ट कौन लेकर आया था, लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम पे, तो इसलिए लॉर्ड मिंटो क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। इस एक्ट के अंदर पहली बार सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की थी मुस्लिम कम्युनिटी के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के अंदर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की थी मुस्लिम कम्युनिटी की स्पेशली, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।